नमस्कार। एडीआर स्टोरी चैनल में आप सबका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है कलयुगी औलादें। अपने बेटे और बहू के रोज के झगड़े से परेशान होकर श्याम बाबू अपने कमरे में जाकर अपना बैग निकालने लगे। उसमें अपने कुछ जोड़ी कपड़े रखे और उदास मन से अपनी पत्नी की तस्वीर को उठाया और बोले, कितने नाजों से पाल कर बड़ा किया था हमने अपने इकलौते लाडले बेटे को। कहते ही वह रो पड़े, परंतु फिर सोचने लगे कि नहीं, यह कमज़ोर पड़ने का वक्त नहीं है। वह अपनी पत्नी की तस्वीर को देखकर रोने लगे। फिर कुछ देर बाद उन्होंने अपनी आंखों के आंसू पोंछे और अपनी पत्नी की तस्वीर को अपने बैग में रखा और अपने एक दोस्त को फ़ोन किया जो वृद्धाश्रम में रहते थे। भरे गले से उन्हें बताया कि अब वह भी वृद्धाश्रम में ही रहना चाहते हैं। इतनी बात सुनते ही उनका दोस्त सोहनलाल स्तब्ध रह गया। उसके पास कुछ पूछने के लिए कोई शब्द ही नहीं बचे। श्याम बाबू ने केवल इतना ही कहा कि मैं रोज़ रोज़ की कला से परेशान आ गया हूँ और 1 घंटे में मैं तुम्हारे पास पहुँच रहा हूँ। जिस समय वह अपना घर छोड़कर अपना बैग लेकर निकलने लगे तो उन्होंने देखा कि उनके बेटा बहू अपने कमरे में बैठकर हंसी मजाक करते हुए टीवी देख रहे थे और साथ में चाय स्नैक्स की भी पार्टी चल रही थी। परंतु दोनों में से किसी ने नहीं पूछा कि आप यह सामान लेकर कहाँ जा रहे हैं, और ना ही किसी ने उन्हें रोकने की कोशिश की। दोनों में से किसी ने उन्हें नहीं समझा कि रोज़ रोज़ के अपमान और जिल्लत भरी ज़िंदगी से परेशान श्याम बाबू वृद्धाश्रम पहुंच गए। वहां वह अपने दोस्त सोहनलाल से मिलकर बहुत खुश हुए और रोते हुए अपने बेटे बहू की जिल्लत को बताने लगे। थोड़े ही समय में उनके वृद्धाश्रम में बहुत से मित्र बन गए। वह सबके साथ अच्छे से और खुशी से बातें करते, रोज़ सुबह उठकर एक्सरसाइज भी करते। धीरे धीरे श्याम बाबू को आश्रम में ही अच्छा महसूस होने लगा। घर की अपेक्षा उन्हें वृद्धाश्रम में बहुत सुकून लगने लगा था। सभी लोग एक साथ खाना खाया करते थे, जबकि घर में रोज के क्लेश से श्याम बाबू का हृदय छलनी हो गया था। हमेशा अपनी पत्नी की तस्वीर से बातें करते हुए थे कि तुम तो मुझे पहले ही छोड़कर चली गई, परंतु हमारे उस लाडले बेटे ने भी मेरा साथ ना दिया, जिसके लिए मैंने कभी अपना खून पसीना पानी की तरह बहाया था। एक दिन श्याम बाबू वृद्धाश्रम में प्रांगण में टहल रहे थे, तभी वृद्धाश्रम के बाहर एक कार आकर रुकी। वृद्धाश्रम के सभी लोग उस कार की ओर देखने लगे और आपस में बात करने लगे कि आज फिर कोई अभागा बुजुर्ग इस वृद्धाश्रम में आया है, जिसने ना जाने कितने जतन से अपने बच्चों को पाल पोस कर पढ़ा लिखा कर बड़ा किया होगा। आज फिर ऐसा कोई आंखों में आंसू लिए इस प्रांगण में प्रवेश करेगा। कार से एक नौजवान लड़का उतरा और उसके बाद एक औरत, जो शायद उसकी माँ थी, का हाथ पकड़कर बाहर निकालने लगा। उस औरत की उम्र लगभग 65 वर्ष के करीब रही होगी। सर पर पल्लू होने के कारण उसका चेहरा सही ढंग से नज़र नहीं आ रहा था। थोड़ी ही देर में कार से करीब 30 से 35 वर्ष की एक अन्य महिला उतरी, जिसके हाथ में एक बैग था। उस महिला ने वह बैग उस बुजुर्ग औरत के हाथ में थमाया और उनसे कुछ बात कहने लगी। वह बुजुर्ग औरत चुपचाप उस महिला की बात सुन रही थी। फिर वापस वह दोनों कार में बैठकर चले गए और बुजुर्ग महिला वृद्धाश्रम के बाहर कुछ देर तक वैसे ही खड़ी रही और फिर भारी मन से अपने आंसू पोंछते हुए वृद्धाश्रम में आ गई। श्याम बाबू की ओर देखते ही अपने सिर के पल्लू से अपने चेहरे को छुपाने लगी और फिर बिना कुछ कहे महिला विभाग की तरफ चली गई। तभी श्याम बाबू के साथ खड़े एक बुजुर्ग ने कहा, आज फिर से एक माँ की ममता तार तार हो गई। फिर से एक माँ के सपनों को चकनाचूर कर दिया गया। श्याम बाबू बार बार उस महिला के चेहरे की ओर देखे जा रहे थे। उन्हें लगा कि जैसे वह उस महिला को जानते हैं, लेकिन वह पूरी तरह समझ नहीं पाए
कि वह महिला कौन है। अक्सर श्याम बाबू को देखते ही वह महिला अपने पल्लू से अपने आधे से ज़्यादा चेहरे को छुपा कर रखती थी। लेकिन एक दिन जब वह महिला बागवानी के काम में लगी हुई थी तो श्याम बाबू इस समय टहलने के लिए निकले। बागवानी करते करते उस महिला के सर से पल्लू उतर गया। श्याम बाबू को उस महिला का चेहरा दिख गया। उसे देखते ही श्याम बाबू के पैरों तले जमीन खिसक गई। न जाने कितने सवालों ने उनके दिमाग को घेर लिया। इस समय उनका मित्र सोहन लाल भी उनके पास आया और बोला, खाना खाने का समय हो गया है, तुम कहाँ घूम रहे हो और इतने गुमसुम क्यों हो? सभी लोग नाश्ते की मेज पर मौजूद थे, लेकिन तुम नहीं थे, इसलिए मैं तुम्हें बुलाने आया हूँ। क्या बात है, कोई परेशानी है क्या? अरे नहीं नहीं, कुछ भी तो नहीं, बस थोड़ा टहलने के लिए बाहर निकल आया था, बस मैं आ ही रहा था। खाने के कमरे में बैठने के बाद श्याम बाबूजी की नज़रें बार बार मालती देवी को ही देख रही थी। वह उनसे पूछना चाहते थे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि उन्हें यहाँ आने की नौबत आ गई। उनका तो भरा पूरा परिवार था और हमेशा कहती थी कि वह अपने बेटे बहू के साथ बहुत खुश हैं। फिर आज ऐसा क्या हो गया? श्याम बाबू उधर ही किसी व्यक्ति से पूछते हैं कि 4 दिन पहले जो एक महिला वृद्धाश्रम में आई थी वह आज खाना खाने नहीं आई है। उन्होंने बताया कि वह माताजी आज बहुत दुखी हैं, इसलिए उन्होंने खाना खाने से मना कर दिया है। परेशान भी क्यों ना हो, आखिर जो उनके बेटे बहू ने उनके साथ किया है ऐसा तो कोई दुश्मन के साथ भी ना करे। वह बार बार अपने घर को याद कर रही हैं। सुबह से अपने कमरे में बैठी रोए जा रही थी, इसीलिए उनका ध्यान भटकाने के लिए उन्हें बागवानी काटने का काम दिया गया है। यह सब सुनकर श्याम बाबू का मन परेशान हो गया। वह जानना चाहते थे कि आखिर मालती देवी के साथ ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से उन्हें यहाँ आना पड़ा। इसलिए थोड़ी देर बाद विभाग में मालती देवी के पास गए और श्याम बाबू को अपने सामने खड़ा देखकर मालती जी थोड़ा परेशान सी हो गई। तभी श्याम बाबू ने कहा, मैं जानता हूँ कि आपने मुझे पहचान लिया है, लेकिन क्या मैं जान सकता हूँ कि आप इस हालत में कैसे पहुँची? मालती जी ने कुछ नहीं कहा, परंतु उनकी आंखें आंसुओं से भर गई थी। यह देखकर श्याम बाबू और भी अधिक परेशान हो गए। उनका दिल किया कि जोर जोर से चिल्लाकर इस दुनिया से पूछें कि क्यों बुढ़ापे में बूढ़े माँ बाप को पुराने सामान की तरह निकाल कर बाहर फेंक दिया जाता है। क्या बूढ़ों का कोई आत्मसम्मान नहीं? अपने ही विचारों में मग्न श्याम बाबू वृद्धाश्रम के प्रांगण में टहल रहे हैं। अचानक उनका पैर क्यारी से टकराया और वह गिरते गिरते एक पेड़ को पकड़कर संभल गए। तभी पास से गुजर रहा वृद्धाश्रम का कर्मचारी कहता है, अंकल जी, आप ठीक तो हैं ना? कहीं चोट तो नहीं लगी? अपना पैर दिखाइए, अगर लगी हो तो मैं अभी पट्टी कर देता हूँ। श्याम बाबू कहते हैं, अरे नहीं, कुछ ज़्यादा चोट नहीं है, बचाव हो गया है। इतना कहते हुए श्याम बाबू प्रांगण में रखे बेंच पर जाकर बैठ गए और कुछ महीने पहले घटी एक घटना को याद करने लगे। जब वह सीढ़ियों पर फिसल कर गिर गए थे और उनके पैर में ज़्यादा चोट लग गई थी, तो उनकी बहू उस चोट को देखकर भी अनदेखा करके अपने काम में लगी रही और उनका बेटा चिल्लाकर बोला, क्या संभाल कर काम नहीं कर सकते? मुझे तो समझ नहीं आता कि आप इतनी हड़बड़ी में क्यों रहते हैं। कोई काम ठीक से नहीं करना आता, जब देखो चोट लगाकर बैठ जाते हो और हमारा काम ही बढ़ाते रहते हो। अगर कोई काम नहीं होता तो मत किया करो, आराम से अपने कमरे में क्यों नहीं बैठते? पूरा दिन इधर उधर घूमते रहते हो। उसे इतना भी ना बन पाया कि अपने पिता का हाल चाल पूछे या चोट पर मरहम पट्टी करे। एक दिन जब श्याम बाबू का चश्मा टूट गया तो अपने बेटे से कहने लगे, बेटा मेरा चश्मा ठीक करा देना, टूट गया है, ठीक से दिखाई नहीं देता। इतनी बात सुनते ही बहू बीच में जोर से चिल्ला पड़ी कि बस चारपाई पर बैठे बैठे खर्च बढ़ाते रहते हैं और कोई काम धंधा तो करते नहीं हैं। बच्चों की तरह हरकतें हो गई हैं आपकी।
न जाने ऐसा कितनी बार हुआ था। जब श्याम बाबू अपने बेटे बहू से अपमानित हो चुके थे तो अपने अतीत में झांकते श्याम बाबू अभी अपने विचारों में खोए हुए थे। तभी सामने से उनके बुजुर्ग मित्र सोहनलाल जी आते हुए दिखाई दिए। सोहनलाल जी के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उन्हें देखकर श्याम बाबू बोले, क्या बात है सोहनलाल, आज तो बड़े खुशी नज़र आ रहे हो। सोहनलाल जी ने कहा, आज मेरे बेटे का जन्मदिन है। उसका फ़ोन आया था कि आज वह मुझसे मिलने आने वाला है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। बहुत दिनों बाद आज उसका चेहरा देखने को मिलेगा। फिर क्या? सोहनलाल जी की बात सुनकर श्याम बाबू कुछ परेशान से हो गए और अपने मित्र को बोले, जिस बेटे ने तुम्हारी यह हालत कर दी है, तुम्हें वृद्धाश्रम में छोड़कर चला गया, साल में केवल कुछ देर के लिए तुमसे मिलने के लिए आएगा, तुम उस बेटे के लिए खुश हो रहे हो? तभी सोहनलाल जी बोले, मैं तो इसी से खुश हूँ कि कम से कम मेरा बेटा मुझसे मिलने तो आ रहा है। मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। लेकिन श्याम बाबू उनसे नाराज़ होकर उनकी बात को बिना सुने अपने कमरे में जाकर बैठ गए और सोचने लगे कि यह किस्सा केवल मेरे साथ या मालती जी के साथ ही नहीं है। वृद्धाश्रम में रहने वाले हर एक बुजुर्ग की कोई न कोई कहानी है और सभी की ज़िंदगी में वृद्धाश्रम में रहने के पीछे कोई न कोई वजह ज़रूर है। बिना किसी वजह के अपनी मर्जी से कोई वृद्धाश्रम में नहीं आता, जब तक कि एक व्यक्ति अंदर तक भर नहीं जाता तब तक वह यहाँ आने के लिए मजबूर नहीं होता। लेकिन देखो, सभी बूढ़े लोग अपनी उन कड़वी यादों को भूलकर अपनी ज़िंदगी को यहाँ बिताने को मजबूर हैं। कुछ लोग समय के हिसाब से स्वयं को ढाल लेते हैं और खुश रहने की कोशिश करते हैं, जबकि कुछ लोग हमेशा अपने परिवार को याद करते रहते हैं और उनकी याद में आँखों से आंसू बहते रहते हैं। मन में अपने घर के लिए लगाव भी है, लेकिन इस घर में रहने वाले बेटे बहू के दिए हुए घाव भी हैं। श्याम बाबू जी को कविता लिखने का बहुत शौक़ था, इसलिए अपना दिल बहलाने के लिए वह कुछ देर के लिए कविता लिखने बैठ जाते हैं। एक दिन जब वह कागज़ पर अपने विचारों को कविता का रूप दे रहे थे तो उस पर अपने हालात बयां करते करते उनकी आंखें आंसुओं से भर गई। इस समय वृद्धाश्रम का संचालक उनके पास आया और उन्हें आवाज़ लगाई। श्याम बाबू इस समय ठिठक कर बैठ गए और कागज़ को मोड़कर अपनी जेब में रख लिया और अपने आंसू छुपाते हुए बोले, जी बोलिए श्याम जी, आपका बेटा और बहू आपसे मिलने आए हैं। साथ में उनके चेहरे पर नफ़रत के भाव भी आ गए। सोचने लगे कि आज मेरे बेटे को मेरी याद कैसे आ गई। जब ऑफिस में गए तो इस समय उनका 5 वर्ष का पोता गोलू उन्हें देखते ही दादू दादू बोलते हुए झट से उनकी ओर दौड़ा और उनकी टांगों से चिपक गया। श्याम बाबू की आंखों से आंसू छलक पड़े। अब तक मन मार कर वृद्धाश्रम में जैसे तैसे जी रहे थे, लेकिन अपने पोते को देखते ही उनका दिल कमज़ोर पड़ने लगा। परंतु फिर अचानक दिमाग में विचार आया कि यह वक्त मजबूती से अपने निर्णय पर टिके रहने का है। ऐसा सोचते हुए गुस्से में अपने बेटे को देखते हुए बोले, तुम यहाँ क्या करने आए हो? चले जाओ यहाँ से, मुझे किसी से मिलने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ और अपनी ज़िंदगी बड़ी आराम से काट रहा हूँ। कम से कम यहाँ पर मेरे साथ हंसने बोलने वाला तो कोई है। पिताजी, दरअसल बात यह है कि आज गोलू का जन्मदिन है और हमने घर पर पार्टी रखी है। गोलू की ख्वाहिश है कि आप भी उसके जन्मदिन पर उपस्थित रहें। यदि आप आएंगे तो आपके पोते को भी अच्छा लगेगा। तभी श्याम बाबू बोले, देखो, मैं वह घर छोड़ चुका हूँ और अब मैं वहाँ दोबारा नहीं जाना चाहता। तभी उनका बेटा बोला, पिताजी आप घर चलिए, वहाँ आपके मित्र भी पार्टी पर आ रहे हैं। मैंने उन्हें भी बुलाया है। सभी आस पड़ोस वाले और रिश्तेदार भी आएंगे। सब लोग आपके बारे में पूछेंगे तो हम क्या कहेंगे?
तभी श्याम बाबू बोले, अच्छा तो आज मुझे अपने बेटे के जन्मदिन के लिए नहीं बल्कि अपनी इज्जत बचाने के लिए तुम मुझे लेने आए हो। अभी के अभी चले जाओ यहाँ से, मैं कहीं नहीं जाने वाला हूँ। तुम लोग कितने स्वार्थी हो गए हो, ज़रूरत पड़ी तो बुलाने आ गए, वरना इतने महीने से मैं यहाँ वृद्धाश्रम में हूँ, एक बार भी खबर लेने नहीं आए कि मैं जिंदा भी हूँ या मर गया। इतना तो फ़ोन करके भी मेरा हाल चाल पूछने की ज़रूरत नहीं समझी। तुम लोगों ने ये भी नहीं पूछा कि घर छोड़कर वृद्धाश्रम क्यों चले गए। आज ज़रूरत पड़ी तो हाथ जोड़कर मुझे लेने आ गए हो। नहीं, अब यही मेरा घर है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा अपने घर को छोड़कर। ऐसा कहते हुए श्याम बाबू अपने कमरे की ओर जाने लगे। तभी बेटा और बहू दोनों को समझ आ गया कि पिताजी ऐसे नहीं मानेंगे, कुछ तो करना पड़ेगा, तभी हम इन्हें अपने घर ले जा सकेंगे। तभी दोनों आँखों में मगरमच्छ के आंसू लेकर श्याम बाबू के पास गए और गिरते हुए कहने लगे, पिताजी हमें माफ़ कर दो, आपके पोते का जन्मदिन है क्या? आपको अपने पोते की खुशियों में शामिल होने का भी मन नहीं कर रहा? इतनी बात सुनकर श्याम बाबू का दिल पिघलने लगा। तभी गोलू बोला, चलो ना दादू, बहुत मस्ती करेंगे। अपने पोते की बात सुनकर श्याम बाबू खुद को रोक नहीं पा रहे थे, परंतु दोनों बेटा और बहू की करतूत की वजह से वह घर नहीं जाना चाहते थे। लेकिन गोलू ने कहा तो वह घर जाने के लिए तैयार हो गए। फिर बोले, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं घर पर चलूँगा और जैसे ही गोलू का जन्मदिन हो जाएगा उसके बाद मुझे वृद्धाश्रम वापस लौटना है और तुम लोग मुझे वृद्धाश्रम तक छोड़ने आओगे। बेटा बहू इस बात के लिए तैयार हो जाते हैं। गोलू का जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। सभी रिश्तेदार और आस पड़ोस के लोग बहुत अच्छे से मिलते जुलते हैं। श्याम बाबू के पुराने मित्र भी आज उन्हें बहुत दिनों बाद मिले, परंतु श्याम बाबू ने किसी से कुछ नहीं कहा और हंसते मुस्कुराते हुए पूरी पार्टी का आनंद उठाया। परंतु उनके मन में कुछ विचार चल रहे थे। वह सोच रहे थे कि कल अपने बेटा बहू को जो सरप्राइज़ मैं देने वाला हूँ उसकी तो उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। जब पार्टी ख़त्म हुई तो बहुत रात हो चुकी थी, इसलिए उस समय श्याम बाबूजी घर पर ही रुक गए। जब अपने कमरे में सोने के लिए गए तो अपनी पत्नी सीमा की यादों में खो गए। आप भी ना, 2 रोटियों से क्या पेट भरता है, 1 रोटी तो और ले लीजिए, अभी गरम गरम सेक रही हूँ। 1 रोटी और मेरे कहने पर खा लीजिए, आप खाते हैं तो मेरे तन को लगता है। अरे नहीं सीमा, मेरा पेट भर चुका है, और कितना खिलाओगी? अपनी पत्नी को याद करते करते श्याम बाबू सोचने लगे कि एक सीमा थी जो मुझे 1 गिलास पानी भी खुद से उठाने नहीं देती थी, और एक उसकी बहू है जिसने मुझे 1 रोटी के लिए तरसा दिया। छोटे से छोटा काम भी मुझ पर डाल देती थी। सब्जी लाने से लेकर घर की साफ सफाई तक का सारा काम मुझसे करवाती थी। मुझे वह काम करने में भी हर्ज नहीं था, परंतु सब करने के बाद भी अगर घर में इज्जत ना मिले तो ऐसी ज़िंदगी किस काम की। अपनी पत्नी की यादों में बेसुध हुए पता नहीं कब उनकी आँख लग गई। सुबह जब सोकर उठे तो देखा बेटा और बहू दोनों तैयार खड़े थे। जैसे ही वह बाहर आए तो बहू रेखा बोली, चलिए पिताजी तैयार हो जाइए, आपको वापस वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं। ऐसा कहते हुए रेखा के मन में विचार चल रहे थे कि कहीं पिताजी हमेशा के लिए यहीं रुकने का मन ना बना ले, इसलिए जल्द से जल्द उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ देना ही उचित होगा। श्याम बाबू उन्हें देखकर हैरान थे और अपने बेटे बहू की मंशा को अच्छी तरह से समझ रहे थे, इसलिए वह भी जल्दी से नहा धोकर तैयार हो जाते हैं। जैसे ही वृद्धाश्रम में जाने के लिए गाड़ी में बैठते हैं, वह देखते हैं कि उनकी बहू रेखा के चेहरे पर एक संतुष्टि भरी मुस्कान थी। मन ही मन सोचने लगे कि चलो बेटा, आज तुम्हें जो सरप्राइज़ दूंगा उसके बाद से तो तुम वृद्धाश्रम का नाम लेना भी भूल जाओगे।
श्याम बाबू ऐसा सोचकर कार में बैठ जाते हैं। एक पल को अपने घर को निहारते हैं, फिर सोचते हैं कि ठीक है, जहाँ मन को तसल्ली मिले उधर ही रहना चाहिए। यहाँ तो बेटे बहू को मुझे निकालने की बहुत जल्दी है, तो रहकर भी क्या करूँगा। अपना वृद्धाश्रम ही अच्छा है, जहाँ मैं अपने हिसाब से रहता हूँ, किसी तरह की झिकझिक नहीं होती। थोड़ी ही देर में सभी वृद्धाश्रम पहुँच गए। श्याम बाबू कार से निकले और अंदर जाने लग जाते हैं। तभी 2-4 कदम चलने के बाद रुक जाते हैं और पीछे मुड़कर अपने बेटा बहू को आवाज़ लगाते हैं। तभी श्याम बाबू की आवाज़ सुनकर दोनों रुक जाते हैं। श्याम बाबू ने फिर कहा, वापस मत जाओ, मुझे तुम्हें किसी से मिलाना है। फिर बेटा बहू उनके पीछे चल पड़े। वृद्धाश्रम के प्रांगण में पहुंचकर श्याम बाबू वहीं काम करने वाले एक व्यक्ति से मालती जी को बुलाने को कहते हैं। मालती जी जैसे ही बाहर आई, वैसे ही श्याम बाबू का बेटा उन्हें देखकर दंग रह जाता है और बहू रेखा को तो मानो पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। रेखा दौड़कर मालती जी के गले लग गई और फुट फुट कर रोने लगी और बोली, माँ आप यहाँ क्या कर रही हो? आप यहाँ कब आए और आपने मुझे बताया भी नहीं। परंतु मालती जी ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर रेखा बोली, मुझे तो यही लगता था कि आप भैया भाभी के साथ बहुत अच्छे से रह रही हो। कल ही मेरी भाभी से बात हुई थी, उन्होंने भी नहीं बताया कि तुम वृद्धाश्रम में हो। मैं तुम्हारे बारे में भाभी से कितने दिनों से पूछ रही थी कि माँ से बात नहीं हो रही है। माँ कहाँ है, एक बार तो मेरी बात करवा दो। भाभी ने कहा कि तुम तीर्थ यात्रा पर गई हो, इसलिए मेरी तुमसे बात नहीं हो पाएगी, और मैं भी मान लिया। लेकिन मुझे क्या पता था कि उस जालिम औरत ने तुम्हें वृद्धाश्रम में छोड़ दिया है। अपनी बेटी की बात सुनकर मालती जी फुट फुट कर रोने लगी और बोली, बेटा तुम्हारे भैया भाभी झूठ बोल रहे थे। मुझे 1 महीना पहले ही वह वृद्धाश्रम में छोड़कर चले गए थे। लेकिन माँ, आप मुझे फ़ोन करके बता भी तो सकती थी, मैं तुरंत यहाँ पहुँच जाती। उन लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के साथ ये सब करने की। इतना कहते हुए रेखा अपनी माँ से लिपट गई। तभी मालती जी ने कहा कि मैं तुम्हें फ़ोन करके कैसे कर सकती थी। जिस दिन मैं वृद्धाश्रम में आई तो मैंने तुम्हारे ससुर जी को यहाँ देखा। इसका मतलब तो यह हुआ कि तुम में और तुम्हारी भाभी में कोई फ़र्क ही नहीं है। फिर मैं तुम्हें फ़ोन करके तुम्हारे भाई भाभी की करतूत के बारे में क्या बताती। इतना कहते हुए मालती जी ने उसे अपने से अलग कर दिया। तू मेरी बेटी कहने के लायक ही नहीं है, इसलिए मुझसे दूर हो जाओ। यदि मेरे बेटे बहू ने मुझे घर से निकाला है तो मेरी बेटी ने भी अपने ससुर को घर से निकाला है, तो कुल मिलाकर मेरी दोनों औलाद ही निकम्मी है। अब तो मुझे स्वयं को तुम्हारी माँ कहने पर भी शर्म आती है। अपनी माँ की बातें सुनकर रेखा का सर शर्म से झुक गया। माँ, मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जो मैं अपने सास ससुर के साथ कर रही हूँ वह मेरे माँ बाप के साथ भी हो सकता है। तभी मालती जी बोली, बेटा वैसे तो तुम्हारी गलती माफ़ करने के लायक नहीं है, फिर भी अगर माफ़ी मांगनी है तो मुझसे नहीं, अपने ससुर जी से मांगो। अपनी करतूत पर शर्मिंदा हुई रेखा अपने ससुर जी की ओर मुड़ी और उनके पैरों में गिर गई। मुझे माफ़ कर दीजिए पिताजी। तभी राजू ने भी माफ़ी मांगते हुए कहा, अब आप दोनों घर चलिए और हमें अपनी सेवा करने का मौका दीजिए। तो श्याम जी और मालती जी दोनों ने ही घर जाने को मना कर दिया और कहा कि अब हमें बहू बेटा या बेटी के पास नहीं रहना है, इस आश्रम में रहकर ही सुखी है। दोनों ने लाख मनाने की कोशिश की, परंतु श्याम जी और मालती जी का एक ही जवाब था, एक बार धोखा खा चुके हैं, अब इस उम्र में और धोखे खाने की हिम्मत नहीं है। इतना कहकर
श्याम बाबू और मालती जी अपने अपने कमरे में चले गए। रेखा और राजू दुखी मन से अपने घर वापस चले गए। घर पहुंचकर उन्होंने देखा कि पिताजी के कमरे में उनके बिस्तर के ऊपर एक कागज़ रखा था। जब राजू ने उस कागज़ को खोल कर देखा तो उसमें उनके पिताजी ने एक कविता लिखी हुई थी। क्या किसी ने मौत देखा है? किसी ने देखा है मौत से पहले भी मौत आती है? हाँ, मैंने देखा है, आज मौत से पहले भी मौत आती है। जब वृद्धा अवस्था आ जाती है, शरीर काम करना बंद कर देता है, जिंदगी अपने आखिरी पड़ाव पर आ जाती है, केवल सांस आती जाती है। हाँ, मैंने देखा है, मौत से पहले भी मौत आती है। अपने पिता द्वारा लिखे इन शब्दों को देखकर राजू के दिल पर न जाने कितने तीर एक साथ चुभने लगे। उधर रेखा अब भी तक अपनी माँ की हालत को देखकर सदमे से उबार नहीं पाई थी, परंतु आज उन दोनों के पास पछताने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। किसी ने सही कहा है, संतान का अस्तित्व है माता पिता की वजह से और माता पिता का अस्तित्व आश्रम में है। संतान की वजह से अपने सास ससुर को अपने माँ बाप के जैसा ही समझना चाहिए, क्योंकि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, इसलिए भगवान के न्याय से तो डरना चाहिए। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं।